हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेज की बात कर रहे थे, जिसमें हमने किया था यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम में, और इससे पहले फेरिंग्स और एसेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से एसेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, वेंटिलेशन में हेल्पफुल है। ये हमने यहाँ पर किया था। तो इसकी हिस्टोलॉजी, ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी आपने की थी कि ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी में देयर आर 4 लेयर फाउंड इन द ट्रेकियल हिस्टोलॉजी। ट्रेकियल लेयर, आउटर लेयर इज ट्यूनिका एडवेंसिया एंड सेकंड लेयर इज सी हाइलाइन लेयर, थर्ड लेयर इज सबम्यूकोसा लेयर एंड फोर्थ लेयर इज द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, 3 रीजन्स या 3 लेयर। तो उसमें आप कह सकते हो मसल्स लेयर, सेकंड इज लेमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड इज एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल कोलमनर टाइप की एपिथेलियल लेयर। तो there are many type of layer found in the mucosa layer, and mucosa layer which secrete mucus by the goblet cell. Some goblet cell are also found in the mucosa layer. और वहां पर जो लेयर है वो क्या होती है, सीलेटेड है। सीलिया क्या कर रहे हैं, म्यूकोसा को एक्सपेल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो कंटिन्यू मूवमेंट करते रहती है ये। तो इस बात को हमने डिस्क्राइब किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे कि ट्रेकिया आगे किस प्रकार से फर्दर डिवाइडेड रहता है, कैसे आगे चल के एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसे अब रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्री किसका एक पार्ट है, और कैसे आगे ये इसके अंदर एक ब्रांच बनाते हुए और अपने रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसे अपन कहेंगे लंग्स है। लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लंग्स पाए जाती हैं? तो ह्यूमन के अंदर जो लंग्स है वो, जिसके नंबर है वो 2 होती है, और अपने थोरेसिक कैविटी के अंदर ये लंग्स प्रेजेंट होती है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, आपकी बॉडी के अंदर 2 टाइप की कैविटी है। उसे डिवाइड करने का काम है वो एक मेम्ब्रेन करती है। वो चारों तरफ से इस प्रकार से घेरी हुई एक एयर टाइट स्ट्रक्चर बना रही है, यहाँ पर एक कैविटी बना रही है, और उस मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं डायफ्राम मेम्ब्रेन कहते हैं यहाँ पर। तो डायफ्राम के अपर साइड में जो यहाँ कैविटी है, इस कैविटी को अपन कहेंगे यहाँ थोरेसिक कैविटी, और लोअर साइड में यहाँ कैविटी है, इसे कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी यहाँ। तो इससे यहाँ थोरेसिक कैविटी के अंदर भी एक सेंटर के अंदर एक स्पेस है, इसे मीडिया स्टीनम स्पेस कहेंगे, और इस मीडिया स्टीनम स्पेस के अंदर यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने अंदर थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ पर जनरली बताऊं कि इस प्रकार से अपने अंदर ये कैविटी है। इस कैविटी में यहाँ पर बीच में सेंटर के अंदर इस प्रकार से डायफ्राम है, और डायफ्राम का जनरल है जो रेस्टिंग कंडीशन है, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर जो एक पार्ट है, एक एरिया है, इस एरिया को अपन कहते हैं यहाँ पर मीडिया स्टीनम पार्ट कहेंगे यहाँ। तो ये मीडिया स्टीनम में यहाँ प्रेजेंट है। इस मीडिया स्टीनम पार्ट में यहाँ लंग्स प्रेजेंट है यहाँ। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ बताइए कि ये लंग्स प्रेजेंट है और ये ट्रेकिया है यहाँ। तो ये बात आपके यहाँ समझ में आई होगी किस प्रकार से थोरेसिक कैविटी और किस प्रकार से यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी। ये यहाँ पर थोरेसिक कैविटी है और ये यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ। तो लंग्स आपसे पूछेगी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ, मीडिया स्टीनम स्पेस के अंदर यहाँ प्रेजेंट होते हैं यहाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो लंग्स है, ये लंग्स के नंबर आपके पास में यहाँ पर 2 नंबर है यहाँ प्रेजेंट है यहाँ लंग्स के। तो एक राइट लंग है, दूसरा यहाँ पर लेफ्ट लंग है यहाँ। अब राइट लंग है वो यहाँ फिर डिवाइडेड है 3 लोब्स के अंदर। तो लोब नंबर 1, लोब नंबर 2 और लोब नंबर 3, इसे डिवाइड करने का काम है। 2 प्रकार के फीचर करते हैं। एक फीचर को अपन कहेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फीचर, और दूसरे फीचर को अपन कहेंगे यहाँ पर ऑब्लिक फीचर। तो यहाँ 2 प्रकार की फीचर कह सकते हैं, क्लेफ्ट कह सकते हैं, दरार कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर 2 टाइप की यहाँ दरार है। एक हॉरिजॉन्टल है जो लंग्स को या हॉरिजॉन्टल रूप में 2 टाइप में डिवाइड करती है, इसमें 2 लोब बन जाती है। नीचे की लोब है, फिर यहाँ पर ऑब्लिक फीचर के द्वारा डिवाइड रहती है, तो फिर नीचे 2 लोब बन जाती है यहाँ पर। तो टोटल राइट लंग में यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी लोब फाउंड इन राइट लंग, ह्यूमन राइट लंग। तो आंसर क्या आएगा आपका 3 लोब और 2 फीचर्स यहाँ प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग से, ह्यूमन राइट लंग से। तो यहाँ पर ये बात हुई यहाँ। तो अपर लंग है उसे कहेंगे सुपीरियर लंग लोब, मिडिल जो लोब है इसे कहेंगे मिडिल लोब, और थर्ड जो लोब है इसे आप कहोगे यहाँ पर इंफीरियर है, इंफीरियर लोब के नाम से इसे जानते हैं यहाँ। इसी प्रकार लेफ्ट साइड के अंदर 2 लोब है यहाँ पर, एक अपर लोब है और एक लोअर लोब है। इसे डिवाइड करने का काम है यहाँ पर। जो भी फीचर करती है इसको अपन कहेंगे ऑब्लिक फीचर कहेंगे यहाँ। ऑब्लिक फीचर या
तिर्यक के दरार के रूप में जान सकते हैं, ऑब्लिक को तिर्यक दरार भी कहते हैं। तो ये तिर्यक दरार क्या करती है, इस लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर साइड में लोब है और एक लोअर साइड में लोब है। अपर साइड में लोब है इसे सुपीरियर और अपर लेफ्ट लंग लोब कहेंगे, और नीचे की जो लोब है इसे लोअर या इंफीरियर लेफ्ट लंग लोब कहेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपके पास में 2 लोब है लंग्स के, और राइट साइड में आपके पास में 3 लोब है। तो टोटल लंग में आपसे पूछ लिया दोनों लंग में नंबर ऑफ लोब कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 5 लोब यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ आपके देखिएगा एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन रही है, इस डोम शेप स्ट्रक्चर को डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो ब्रीदिंग के अंदर, वेंटिलेशन के अंदर अपना मेजर रोल रखती है। डायफ्राम इसके अंदर स्पेशल मसल्स पाई जाती है जिसे रेडियल मसल्स या फ्रेनिक मसल्स कहते हैं। उन मसल्स के द्वारा इंस्पायरेशन करवाया जाता है, और अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी मसल्स है अपने ब्रीदिंग की या इंस्पायरेशन की प्राइमरी मसल्स है, जो 75% रोल है अपना ब्रीदिंग में रखती है। यहाँ पर डायफ्राम है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ नीचे बन रही है जिसके ऊपर यहाँ पर लंग प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अब यहाँ पर लंग के प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट है। कलेक्टिवली इन दोनों लेयर को प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। द प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कवर्ड रखती है किसको, लंग्स को कवर्ड रखती है, यहाँ पर पूरी की पूरी लंग्स को कवर्ड रखती है। उसके बाद में प्लूरल मेम्ब्रेन भी फर्दर डिवाइडेड इन 2 मेम्ब्रेन या 2 मेम्ब्रेन से यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन बनती है। एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है उसको अपन पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन है उसे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक केविटी है, इसे प्लूरल केविटी कहते हैं। यहाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कितनी मेम्ब्रेन से बनती है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, तो आपको हो गया आउटर मेम्ब्रेन या पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली ब्लैंक स्पेस दिखाई गया है जिसे अपन प्लूरल केविटी कहते हैं, और इस प्लूरल केविटी के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लुब्रिकेंट भरा रहता है, इसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानती है, जो कि इंपॉर्टेंट फ्लूइड है यहाँ पर ये। और ये फ्लूइड कितना होता है, लगभग अपन कह सकते हैं 4 से 5 ml 4 to 5 ml प्लूरल फ्लूइड है ये, इसके अंदर यहाँ पर फिलअप रहता है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो छोटी छोटी गोल टीएस सेक्शन दिखाया गया है रिब्स का, तो चारों तरफ से लंग को यहाँ पर कवर रखती है, रिब्स पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, साथ में लंग के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी है सहायक है रिब्स। इसके बीच में कुछ स्पेशल मसल्स होती है जिसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स है वो ब्रीदिंग में हेल्पफुल है। इनका रोल कितना होता है तो आपसे पूछ सकते हैं, तो 25% रोल है ब्रीदिंग में इंटरकोस्टल मसल्स का, और 75% रोल है वो यहाँ पर डायफ्राम मसल्स का यहाँ रोल होता है यहाँ। तो ये यहाँ पर बात समझ में आई आपके। फिर इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा था कि ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट है वो ब्रॉड होती है लेकिन शॉर्ट होती है, लेफ्ट है वो लॉन्ग होती है लेकिन नैरो होती है यहाँ। फिर ये जो ब्रोंकाई है फिर फर्दर डिवाइडेड होती है, राइट साइड में 3 यहाँ पर ब्रांच के अंदर और लेफ्ट साइड में 2 ब्रांच के अंदर, जिसे सेकेंडरी ब्रोंकाई के रूप में अपन कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पर सेंटर के अंदर यहाँ इस प्रकार से ये सेंटर है, इसमें हर्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो हर्ट है वो यहाँ इस प्रकार से सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में हर्ट है ये हर्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये इसमें इस प्रकार से ये हर्ट है प्रेजेंट है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये हर्ट प्रेजेंट है। हर्ट एक्चुअल में होता है सेंटर के अंदर, इस प्रकार से बिल्कुल लंग के दोनों जो प्राइमरी ब्रोंकाई है उसके बीच में यहाँ पर हर्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन नीचे से वेंट्रिकल का जो पार्ट है या टॉप वेंट्रिकल या अपेक्स ऑफ वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हल्का सा लेफ्ट टिल्ड होता है, लेफ्ट साइड में यहाँ झुका रहता है, यहाँ टिल्डेड होता है, यहाँ कह सकते हैं अपन टिल्डेड, झुका हुआ रहता है हल्का सा। तो इसलिए अपन किसी प्रकार की बीपी को मेजरमेंट कर रहे हैं या हार्ट की एक्टिविटी को मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लगा के और उसकी एक्टिविटी, वेंट्रिकल की एक्टिविटी है अपन वो देख सकते हैं। एक्चुअल में आपसे कहीं हार्ट होता क्या है तो सेंटर ऑफ द बॉडी अपन कहेंगे वहां पर प्रेजेंट होता है, लेकिन लेफ्ट जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा टिल्डेड होता है या थोड़ा सा झुका रहता है, हल्का सा झुका रहता है। जब ये हल्का सा बाईं साइड में झुका रहता है तो बाएं लंग्स के अंदर ये धंसा रहता है और इस कारण बाएं लंग में एक नोच बन जाती है। ये नोच है वो हार्ट की नोच है, इसलिए इसी नोच को कार्डियक नोच
ऐसी नोच को कार्डियक नोच कहती हैं यहाँ पर। तो कार्डियक नोच है वो लंग्स के अंदर है, कार्डियक वर्ड है वो हार्ट से लिया गया है, लेकिन ये नोच कहाँ प्रेजेंट है, तो आंसर होगा यहाँ लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, जो आपके पास में प्लूरल मेम्ब्रेन बनती है लंग्स के चारों तरफ, और यहाँ पर जो प्लूरल फ्लूइड है ये करता फंक्शन क्या करता है यहाँ पर, तो इसके जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है लंग्स को, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहा है, तो कह सकते हैं अपन प्रोटेक्शन, इस प्रकार से प्रोटेक्शन का फंक्शन यहां पर कर रहा है। दूसरे यहां पर है ये फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण होता है, उसे कम करने का काम करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, जिससे कि लंग्स जब बार बार फूलते हैं, बार बार या संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उस समय मेम्ब्रेन के बीच में उसमें फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। तो ये स्नेक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में जो प्लूरल फ्लूइड है वो इसके बीच में यहाँ पर एक तरलता प्रदान करता है, जिससे क्या फ्रिक्शन कम हो जाता है या बीच में घर्षण कम हो जाता है और लंग्स क्या प्रोटेक्ट रहते हैं। तीसरा यहाँ पर एक फंक्शन और है, लंग्स इंस्पायरेशन के समय जब गैसेस से एयर से भरते हैं तो एक निश्चित लिमिटेशन के साथ भरते हैं, ऐसा नहीं है कि एयर अंदर आती जाती है, अंदर आती जाती है, ऐसा नहीं है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ पर एक निश्चित क्षमता के पश्चात है उसको फैलने से, फूलने से, स्वेलिंग होने से क्या बचा लेती है, जिससे लंग्स है और ब्रस्ट होने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से वो प्लूरल मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। कई बार प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन इन द प्लूरल मेम्ब्रेन जो एक डिजीज होती है, इस डिजीज को अपन कहते हैं प्लूरेसी डिजीज, प्लूरेसी डिजीज के नाम से जानते हैं। तो प्लूरेसी डिजीज आपसे किससे संबंधित है, तो प्लूरेसी डिजीज है वो यहाँ इन्फ्लेमेशन इन द प्लूरल मेम्ब्रेन है, उससे यहाँ पर संबंधित है। एक डिजीज और भी यहाँ पर वर्ड काम में लेते हैं, इसे अपन कहते हैं डिस्नोपिया। डिस्नोपिया का मीनिंग है यहां पर पेनफुल ब्रीदिंग। डिस्नोपिया का मीनिंग है यहां पर पेनफुल ब्रीदिंग। अब अगर श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं या एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उस समय यदि किसी प्रकार का चेस्ट के अंदर पेन डेवलप हो जाता है, दर्द होता है, दर्द युक्त यदि ब्रीदिंग हो रही है, तो ऐसी घटना को अपन यहाँ पर डिस्नोपिया कहेंगे। तो दो यहाँ पर डिजीज, दो डिसऑर्डर आपके सामने है। एक डिसऑर्डर यहाँ पर है प्लूरेसी और दूसरा यहाँ पर डिस्नोपिया। यदि अपन नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसे यूनोपिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग यदि हो रही है तो इसे आप क्या कहोगे, यूनोपिया कहोगे। तो ये वर्ड यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आपसे यहाँ पूछ लेते हैं कई बार। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखें यहाँ। तो ये बात हुई यहाँ पर लंग्स से रिलेटेड। अब लंग्स के अंदर चल के लंग्स की जो वाल है, यहाँ कंप्लीट जो वाल है, यहाँ पर एक ब्रांच रहती है, एक जाल रहता है, एक नेट रहता है। इस नेट को अपन ट्रेकियल नेट कहते हैं, क्योंकि ट्रेकिया की जो वेसल्स है उसके द्वारा ये बने हुए हैं। यहाँ पर फर्दर जब डिवाइडेशन होता है ट्रेकिया का, तो उसमें एक के बाद एक जो डिवाइडेशन है उसमें ये ट्रेकियल जो ट्यूब है वो पतली होती जाती है। तो ये डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, तो मैं जनरल यहाँ पर चार्ट के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा बताऊं यहाँ पर कि सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस है ये, इसके बाद में ये डिवाइडेशन होता है 3, राइट में 3 और लेफ्ट में 2, इसे अपन सेकेंडरी ब्रोंकस या लोबुलर ब्रोंकस कहेंगे। यहाँ पर 3+2 के रूप में होगा यहाँ पर। फिर ट्रसरी ब्रोंकस के रूप में, ट्रसरी ब्रोंकस है, इसमें यहाँ पर राइट में तो यहाँ पर 10 और लेफ्ट में यहाँ पर 8 के रूप में यहाँ पर डिवाइड होगा। इस छोटे छोटे और सेगमेंट बन जाएंगे यहाँ पर, तो सेगमेंट के रूप में होगा। तो इसे अपन ट्रसरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस के नाम से भी जानते हैं। फिर और टीनी ट्यूब के अंदर डिवाइड रहता है, इसे अपन ब्रोंक्यूल के नाम से जानते हैं। ब्रोंक्यूल भी डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ये यहाँ तक का जो डिवाइडेशन है, इसी को अपन क्या है, कंडक्टिंग जोन कहेंगे यहाँ पर। तो ऐसा प्राइमरी ब्रोंकस है टू टर्मिनल ब्रोंकस है, या इसे अपर का पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर पार्ट है, इसे अपन कंडक्टिंग जोन कहते हैं। इसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियल फिर यहाँ पर डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर एट्रियल डक्ट, देन एट्रियल सैक और एल्यूलाई के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो इसे अपने यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्यूलाई तक का जो यहाँ पर डिवाइडेशन है, इसे अपन रेस्पिरेटरी जोन के नाम से जानते हैं। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंडक्टिंग जोन का मीनिंग है कि आपके पास में कोई भी ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एयर जो आ रही है, यहाँ पर जो एयर आ रही है, ये एयर है, यहाँ पर केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, विदाउट एनी टाइप ऑफ यूजेज ऑफ द गैसेज बाय द वॉल ऑफ द ट्रेकिया। डायरेक्टली
यूजेड वॉल ऑफ द ट्रेकिया। तो यहाँ पर जो ये ट्यूब है, यहाँ किसी प्रकार की गैस का कोई यूज नहीं हो रहा, केवल यहाँ कंडक्ट की जा रही है गैसेज को एक प्लेस से अनदर प्लेस तक या, तो इसलिए इसे पार्ट को अपन कहेंगे कंडक्टिंग जोन। यहाँ लेकिन रेस्पिरेटरी जोन है, जहां पर ये ट्यूब है, मान लो इसमें कोई भी O2 आ रही है, तो ये O2 का कुछ मॉलिक्यूल है यहाँ पर अब्जॉर्ब किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति को अपन कहेंगे, इस प्रकार का जो एरिया जहां पाया जाता है इसे अपन रेस्पिरेटरी जोन के नाम से इसे जानते हैं। तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ बनता है, कंडक्टिंग जोन बनता है। इस कंडक्टिंग जोन के अंदर यहाँ गैस भरी रहती है, इस गैस को अपन कहेंगे 150 ml, और ये क्या है, रेस्पिरेशन में यूज नहीं आती, इसलिए इसे डेड एयर स्पेस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि डेड एयर स्पेस कौन सा होता है, तो कंडक्टिंग जोन का जो एरिया होता है इसे अपन डेड एयर स्पेस कहते हैं, जिसमें हाउ मेनी ऑक्सीजन और गैसेज आर फिल्ड इन द डेड एयर स्पेस। तो आंसर होगा यहाँ पर 150 ml गैसेज है वो यहाँ पर डेड एयर स्पेस में भरी रहती है। जबकि रेस्पिरेटरी जोन है, इसके अंदर यहाँ पर जो गैसेज भरी रहती है वो 350 ml गैसेज है वो यहाँ पर भरी रहती है। तो यहाँ पर दोनों का डाटा आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी ब्रोंकाई है या सेकेंडरी ब्रोंकस है या टर्सरी या ब्रेंक्यूल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एट्रियल ब्रोंकियल है, इसकी जो इंटरनल वॉल है, यहाँ इंटरनल वॉल के जो है वो किस प्रकार के टिश्यू से बनती है। तो आपका सिंपल बड़े तौर पे अपन देखें तो यहाँ पर जो टिश्यू पाया जाएगा वो टिश्यू केवल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ उपस्थित होता है, एपिथेलियल लेयर होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, एपिथेलियल लेयर है डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर यहाँ पर वेरी कर रही है, यहाँ बदल रही है या अलग अलग रूप में पाई जाती है। तो प्रारंभिक जो ब्रांचेज है जहां पर प्राइमरी ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई या टर्सरी ब्रोंकाई जहां पर कहते हैं, तो यहाँ पर सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है। लेकिन इसके बाद में जैसे ब्रेंक्यूल में आता है तो यहाँ पर सीलिएटेड न होके सीलिया या न होके यहाँ पर क्या है, कोलुमनर जो एपिथेलियम है, कॉलम लाइक जो सेल है वो क्यूबॉइड में बदल जाएगी, क्यूब में बदल जाएगी। तो यहां पर जो क्यूब सेल है उसके ऊपर कुछ सीलिया पाए जाते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहेंगे। इसके बाद में जब रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल में आएंगे तो यहाँ पर जब सीलिया खत्म हो जाएंगे और क्यूब सेल भी खत्म हो जाएगी और स्क्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अब अपन कहेंगे सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल कहेंगे। तो इसके बाद में रेस्पिरेटरी जोन है वो एल्वियोलाई तक है, वो यहाँ सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा इंटरनल वॉल है उसकी बनी रहती है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी कि एपिथेलियल टिश्यू में भी यहाँ पर भिन्न भिन्न जो फर्दर ब्रांचेस डिवाइड हो रही है उसके अंदर डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू या डिफरेंट एपिथेलियल सेल पाई जाती है यहाँ। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर समझा सकते हो एक कंडक्टिंग जोन को, और इसके साथ में यहाँ पर आप समझा सकते हो एक रेस्पिरेटरी जोन को। अब ये जो रेस्पिरेटरी ट्री बनता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एक्चुअल में ये ट्री कैसा दिखाई देता है, क्या कैसा डिवाइडेशन यहाँ होता है, जो पूरे लंग्स की वॉल में ये ट्री कहां फैला रहता है, तो पूरे लंग्स की वॉल में फैला रहता है। इसलिए अपन लंग्स की स्टडी करते हैं तो वहीं पर क्या है उसके साथ में ट्री की स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन यह बनता है कि लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है सर क्या, यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर रही है, यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड में एंटर कर रही है, उसके साथ में और क्या एंटर करता है, तो ब्लड वेसल्स यहीं से एंटर कर रही है। जहां पर ये एंटर कर रहे हैं उस पार्ट में, ये पार्ट है लंग्स का कॉन्केव होता है और इसे हाइलम या हाइलस के नाम से जानते हैं। जहां पर आर्टरी यहाँ से एंटर कर रही है, वेन यहाँ से एंटर कर रही है, लिम्फेटिक टिश्यू यहाँ, लिम्फेटिक वेन यहाँ से एंटर कर रही है, न्यूरॉन फाइबर है वो यहाँ से इसके अंदर लंग्स के अंदर एंटर कर रही हैं, तो इस पार्ट से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो वॉल ऑफ द लंग्स की बात है कि जो लंग्स मैंने कहा था कि स्पंजी पिंकिश कलर के हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर जो कंटिन्यू है वो संकुचित होती रहती है, फैलती रहती है, एक्सपेंस होती रहती है। यहाँ पर इसके अंदर ये रेस्पिरेटरी कैसे होता है, तो सिंपली यहाँ बात करें तो प्रारंभिक तौर पे एक यहाँ पर ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया फिर फर्दर डिवाइडेड होता है यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ डिवाइड होती है, फिर यहाँ सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ फिर डिवाइड होती है, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, ये यहाँ पर थर्ड ब्रांच यहाँ पर कह सकते हैं, और यहाँ पे ये फिर यहाँ डिवाइड होती है, यहाँ इसके आगे भी यहाँ टर्मिनल है ब्रेंक्यूल के अंदर या ब्रेंक्यूल के अंदर, ब्रेंक्यूल फिर यहाँ पर डिवाइड होता है, इसके बाद में यहाँ ब्रेंक्यूल के अंदर टर्मिनल ब्रेंक्यूल के अंदर, और टर्मिनल ब्रेंक्यूल है इसको अपन कहेंगे टर्मिनल ब्रेंक्यूल, इसको अपन कहेंगे ब्रेंक्यूल। तो ये फोर्थ डिवीजन हो गया, ये फिफ्थ डिवीजन हो गया,
फिर इसके बाद में ये कंटिन्यू ये डिवाइड रहता है। तो लगभग ये जो ब्रांचेज यहाँ पर जो ब्रांच होती है तो 1 to 16 ब्रांच यहाँ पर पाई जाती है। 16 टाइम यह ब्रांचिंग हो जाएगी टर्मिनल ब्रैंकियोन तक। फिर 17 से लेकर लगभग नियर अबाउट 22 ब्रांचे 22 to 23 ब्रांच पाई जाती है, जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी जोन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर डिवाइडेशन है उपस्थित है, जिसमें पहली जो ब्रांचिंग होगी इस ब्रांचिंग को रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स कहेंगे। इसके बाद में आप एट्रियल डक्ट कहेंगे। अनेक एट्रियल डक्ट यहाँ पर लगी रहती है, अनेक का मीनिंग यहाँ पर नियर अबाउट 10 से 12 एट्रियल डक्ट है वो एक ब्रांच से ऐड रहती है। और प्रत्येक यहाँ डक्ट के साथ में लगभग 2 से लेकर 3 एट्रियल सैक यहाँ पर लगे जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है। और ईच एट्रियल सैक से एक यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। यहाँ पर इस प्रकार की बैलून लाइक स्ट्रक्चर किसके साथ में कनेक्ट रहती है, तो आप कहोगे एक एट्रियल सैक के साथ में। इस स्ट्रक्चर को अपन एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से एंड जो स्ट्रक्चर बनी है, एंड स्ट्रक्चर बनी है, इसे एल्वियोलाई कहेंगे। एल्वियोलाई इसकी लास्ट जो ब्रांच है और वह पार्ट है जहां पर क्या है वो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ, इसलिए एल्वियोलाई इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स कहेंगे इसे। एल्वियोलाई क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स है। और नियर अबाउट अपने दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई, यहाँ पर 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। और ये क्या करेगी, ये रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। और दोनों लंग्स की जो एल्वियोलाई मिलके नियर अबाउट 70 मीटर क्यूब है, वो इतना लंबा स्पेस एरिया है और सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देती है, तो जिसकी डिटेल अपन आगे यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से एक ब्रांचिंग जो पाई जाती है, एक ब्रांचिंग ट्री पाई जाती है। इस ब्रांचिंग ट्री को अपन यहाँ कह सकते हैं एक रेस्पिरेटरी ट्री कह सकते हैं। तो और एक रेस्पिरेटरी ट्री की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस प्रकार से एक रेस्पिरेटरी ट्री यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद में आगे देखें अपन, तो जैसे लंग्स की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर ये लंग्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं बात थोड़ी सी यहाँ पर करूंगा कि थोरेसिक कैविटी क्या है, अपनी थोरेसिक कैविटी किस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट होती है। तो एक अपने थोरेसिक कैविटी की बात देखें। अपनी जो थोरेसिक कैविटी है यहाँ ध्यान रखें कि ये कवर्ड रहती है, प्रोटेक्ट रहती है रिब्स के द्वारा। रिब्स ले मैंने, तो अपनी जो रिब्स है वो यहाँ पर है, ये बीच में मैंने यहाँ पर स्टर्नम बनाया है, यहाँ पर स्टर्नम बनाया है ये, या वर्टिबल कॉलम बना के बता सकते हो यहाँ पर। तो अपने अंदर है, ह्यूमन के अंदर आपसे कहेगी हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग है, तो थोरेसिक कैविटी में चारों तरफ एक कैज, एक बॉक्स बनाते हुए रिब्स पाई जाती है। और ये रिब्स एक कर्व रूप में होती है, एक इस प्रकार से आगे से लेकर वेंट्रल पार्ट से लेकर यहाँ डोर्सल पार्ट में ऐसे एक कर्व, सेमी लूनर कर्व बनाते हुए यहाँ पर कनेक्ट रहती है। यहाँ वेंट्रल साइड में स्टर्नम से कनेक्ट रहती है और डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से यहाँ कनेक्ट रहती है। तो आप यहाँ स्टर्नम से मैं यहाँ कनेक्ट कराऊं तो किस प्रकार से यहाँ तो तब देखिएगा। रिब्स की बात अपन कर रहे हैं, थोरेसिक कैविटी में क्या होती है, रिब्स होती है। रिब्स आपके अंदर अपने अंदर कह सकते हैं कि 3 टाइप की रिब्स है। नंबर 1 है ट्रू रिब्स, नंबर 2 है यहाँ पर फॉल्स रिब्स, और नंबर 3 है यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स 3 टाइप की रिब्स है। टोटल नंबर ऑफ रिब है वो 12 पेयर है। यहाँ पर ट्रू रिब्स है वो 1 to 7 पेयर, फॉल्स रिब्स है वो 8, 9 और 10 पेयर, फ्लोटिंग रिब्स है वो 11 और 12 पेयर। इस प्रकार से ये रिब्स प्रेजेंट होती है। अब फॉल्स रिब्स किसको कहेंगे, जिसका 1 पार्ट है स्टर्नम में और दूसरा पार्ट है यहाँ पर वर्टिबल कॉलम से जुड़ा रहता है। यहाँ पर ये इस प्रकार से स्टर्नम है, इस प्रकार से यहाँ वर्टिबल कॉलम में कर्व रूप में पीछे की तरफ घुमा रहता है। तो इस प्रकार की जो रिब्स पाई जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से जो रिब्स है यहाँ पर 1 to 7 है, ये सभी रिब्स है। यहाँ पर आप इन रिब्स को कह सकते हो ये कौन सी रिब्स है, ट्रू टाइप की रिब्स है। इसके बाद में दूसरी रिब्स है जिसे अपन कहते हैं फॉल्स रिब है। फॉल्स रिब से ध्यान रखिएगा कि वन साइड में यहाँ पर स्टर्नम है और दूसरी साइड में यहाँ पर वर्टिबल कॉलम है। अब मान लो ये स्टर्नम है तो वर्टिबल कॉलम से ये जुड़ी रहती है। इस प्रकार से ये रिब्स है, 7 नंबर रिब्स है। इस प्रकार से ये 7 नंबर रिब्स है, ये दोनों साइड में 7 नंबर रिब्स है यहाँ पर। तो वर्टिबल कॉलम से जब रिब्स आएगी तो यहाँ से ये इस प्रकार से स्टर्नम से न जुड़ के 7वीं रिब्स के साथ में और 8वीं 7th के साथ में
और 9th 8th के साथ में, और 10th है वो 9th के साथ में कनेक्ट रहती है। तो इस प्रकार का यदि ये कनेक्शन है, इस प्रकार का यदि ये कनेक्शन पाया जाता है जहां पर वन साइड के अंदर वो वर्टिकल कॉलम में, दूसरी साइड में स्टर्नम से कनेक्ट होकर ऊपर वाले रिब्स के साथ में कनेक्ट होती है, ऐसी रिब्स को अपन ट्रू रिब्स नहीं कहते, ऐसी रिब्स को अपन फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दूसरी साइड की रिब्स है जिसे अपन कह रहे हैं कि फ्लोटिंग रिब है, 11th और 12th प्रकार की रिब्स है। 11th और 12th प्रकार की रिब्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट रहती है, एक साइड में एक वर्टिकल कॉलम से और दूसरी साइड में यहाँ पर ओपन रहती है ये। तो जैसे ही अपन अपने चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी अपने ब्रीदिंग कर रहे हैं तो मूव करती है, तो उसके साथ में फ्लोटिंग रिब्स है वो फ्लोट करती रहती है, इस प्रकार से स्विम करती रहती है। और एक्चुअल में ये जो 11th और 12th जो रिब्स है वो किडनी के ऊपर रहती है, पीछे की साइड में अपने वर्टिकल कॉलम के पास में किडनी के ऊपर कवर रहती है और किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार की एक रिब की स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है जो थोरेसिक कैविटी का यहाँ कॉज बनाती है या एक बॉक्स बास्केट बनाने का काम कर रही है, जो हेल्पफुल है किसके अंदर, ब्रीदिंग में हेल्पफुल है। ब्रीदिंग में हेल्पफुल क्यों है, इसलिए कि अपने अंदर कोई भी ये दो रिब्स है, दो रिब की स्ट्रक्चर में यहाँ पर लूं तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर, ये एक रिब है, इसके नीचे ये दूसरी रिब है। रिब जो प्रेजेंट होती है तो इसकी दो साइड है, एक डोर्सल साइड है, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, इसकी ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। इस रिब के बीच में यहाँ पर ब्रीदिंग में हेल्पफुल रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है, दो टाइप की मसल्स। एक मसल्स होती है वो डोर्सल से जुड़ती है, एक रिब की डोर्सल साइड और दूसरी की वेंट्रल साइड से कनेक्ट रहती है। दूसरी मसल्स है वो एक की यहाँ पर वेंट्रल और दूसरे की डोर्सल के साथ में कनेक्ट रहती है यहाँ पर। तो ऐसी जो मसल्स है इसे अपन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कनेक्ट होती है यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल, पहली रिब्स का डोर्सल पार्ट, डोर्सल एरिया, दूसरी रिब का वेंट्रल एरिया। और दूसरी प्रकार की जो मसल्स है इसे कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसकी पहली रिब्स का वेंट्रल और दूसरी रिब का डोर्सल एरिया है वहां से कनेक्ट रहती है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स है जिसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये रिब्स के बीच में क्रॉस रूप में व्यवस्थित रहती है, ऑब्लिक रूप में व्यवस्थित रहती है। लेकिन इसके जुड़ने की, इसकी ज्वाइंट होने की, इसकी कनेक्ट होने की एक क्या डायरेक्शन रहता है कि किस साइड में कौन सी कनेक्ट होती है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ऊपर वाली रिब के डोर्सल साइड में, तो नीचे वाली रिब के वेंट्रल साइड से ये जुड़ती है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ऊपर वाली रिब के वेंट्रल साइड में, तो नीचे वाली रिब के डोर्सल साइड से ये कनेक्ट रहती है और ब्रीदिंग करवाने में ये हेल्पफुल है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दूसरी स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है, एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में इसे जानते हैं, इसे दूसरी स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे यहाँ पर डायफ्राम कहेंगे। यहाँ डायफ्राम किस प्रकार से हेल्पफुल कर रहा है, या दूसरी जो स्ट्रक्चर बनती है अपने अंदर, इसी स्ट्रक्चर को अपन डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम है, ये मान लो यहाँ पर कैविटी है और इसके अंदर ये डायफ्राम ऐसे बनता है, ये डायफ्राम है। यहाँ डायफ्राम एक मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर है, ये मसल्स है, इस मसल्स को अपन वॉलंटरी मसल्स, ऐसी मसल्स को वॉलंटरी मसल्स, और इस मसल्स का नाम दिया गया है यहाँ पर रेडियल मसल्स। तो यहाँ जो मसल्स होती है रेडियल होती है, वॉलंटरी नेचर की होती है। इसके लिए डायफ्राम के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं, फ्रेनिक वर्ड काम में लेते हैं, इसलिए इसे फ्रेनिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रेनिक मसल्स किस स्ट्रक्चर में होती है, तो डायफ्राम में फ्रेनिक मसल्स या रेडियल मसल्स पाई जाती है जो वॉलंटरी मसल्स है। वॉलंटरी क्यों है, मैंने कहा ब्रीदिंग में हेल्पफुल कौन है, मैक्सिमम 75% रोल है वो डायफ्राम का होता है। अपने जो ब्रीदिंग की क्रिया अपनी इच्छा पर डिपेंड करती है। इच्छा पर डिपेंड कैसे करती है कि अपन चाहते हैं कि श्वास न ले तो एक निश्चित लिमिटेशन के तहत अपन क्या अपने श्वास को रोक सकते हैं। तो रोकते हैं तो क्या रोकते हैं, अपने डायफ्राम की एक्टिविटी को अपन रोक देते हैं, तो इसलिए अपन श्वास रोक लिया। कई बार अपन डिप करते हैं, अपन यहाँ डिप करते हैं, पानी के अंदर स्विम करते हैं, तो अपन श्वास को रोक लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, एक निश्चित सीमा 1 मिनट 2 मिनट तक अपन रोक लेते हैं। तो इसका मीनिंग है ये डायफ्राम को अब काम करने से रोक लिया, जिससे ब्रीदिंग क्या थोड़े समय के लिए रुक जाती है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है,
जैसे जैसे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ब्रीदिंग रोकने के बाद, तो वैसे वैसे अपना जो मेडुला सेंटर है जहां पर कीमो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होंगे, और वहां से फिर जैसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो इतना फोर्स डेवलप होता है, उस इंडक्शन सीधा यहाँ पर डायफ्राम के पास में आएगा और सीधा डायफ्राम अचानक काम करने लग जाएगा। तो एक लिमिटेशन के साथ में अपन वॉलंटरी कर सकते हैं, उसके बाद में वो इनवॉलंटरी रहता है। तो फंक्शन है वो इनवॉलंटरी करता है, लेकिन फिर भी अपन वॉलंट्रिकल फंक्शन के रूप में अपन करवा सकते हैं। तो इसलिए अपन एक जनरल प्रैक्टिकल करते हैं कई बार, तो वॉलंटरी मसल्स के द्वारा यहाँ पर इस डायफ्राम को कंट्रोल किया जाता है। डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप्ड है, ऐसे डायफ्राम को अपन डोम शेप्ड कहेंगे, और जब वर्किंग करता है तो ये फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट डोम शेप्ड जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के द्वारा इस प्रकार से कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये डायफ्राम बना रहता है। डायफ्राम एक काम और भी करता है, ऊपर की जो थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर एक निश्चित प्रेशर बनाए रखता है। यहाँ पर थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक प्रेशर बना रहता है, जिसके कारण ब्रीदिंग होती है। यदि ये प्रेशर नहीं हो तो ब्रीदिंग नहीं होगी। वुमन के अंदर जो ये प्रेशर रहता है नेगेटिव प्रेशर रहता है, इसलिए अपन इस ब्रीदिंग को नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। फ्रॉग के अंदर ये पॉजिटिव प्रेशर रहता है, इसलिए अपन उसे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। यदि यह क्वेश्चन बनता है कि डायफ्राम को पंक्चर कर दिया जाए, इसमें कोई कील रोक दी जाए, इसमें कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए और एक छेद कर दिया जाए, तो ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट होगा? तो आप देखिएगा पर्सन है वो इमीडिएटली पर्सन की डेथ हो जाती है। यहाँ पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसे इमीडिएटली डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रेशर डिस्टर्ब हो गया, और प्रेशर डिस्टर्ब होते ही लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और ब्रीदिंग नहीं होगी, जिससे डेथ हो जाती है। ऐसा ही एक कई बार आता है कि अपन जब फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग के अंदर जो बैक्टीरिया अपने को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो किस मसल्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे? तो डायफ्राम की मसल्स को क्या वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे, जिससे क्या ब्रीदिंग रुक जाएगी, और अपने क्या ब्रीदिंग रुक जाने से अपनी क्या डेथ हो जाती है या तुरंत। तो क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जो है, तो वो बैक्टीरिया यहाँ अपने लिए क्या हानिकारक है, जो डायफ्राम की एक्टिविटी को क्या रोकता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर एक स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली लंग्स की स्ट्रक्चर, डायफ्राम की स्ट्रक्चर और थोरेसिक कैविटी की स्ट्रक्चर है, वो आपकी समझ में आई होगी। या तो इसे आप इस वीडियो को आप बार बार देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की नंबर आप ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, तो मैं इस वीडियो आगे से आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।